हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ जेआरएफबी के सिलेबस के बारे में। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कौन सी बुक बेस्ट हो सकती है जेआरएफबी में, जो आपकी हेल्प कर सकती है यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करने के लिए। जैसे कि कहा गया है, तो बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ लिया जाए। तो इसी को लेकर आज हम लोग आपके सामने आए हैं। जैसे जब आप लोग यूजीसी नेट को करने के लिए पहली बार जब आप सोचते हैं, इसका नाम सुनते हैं, जेआरएफ आप लोगों को करना होता है, तो आप लोग सोचते हैं कौन सी बुक है जो बेस्ट हो सकती है हम लोगों के लिए। तो आपको बता दें, जो भौतिक भूगोल है सलीम सिंह की, ये बुक आपके लिए बेस्ट होगी। इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है वो कंप्लीट सिलेबस इसमें दिया हो गया। चारों यूनिट, ये जो भूगोल होता है इसको 4 यूनिट में हम लोगों को 4 कैटेगरी में पढ़ना पड़ता है, जो इसमें कंप्लीट किया गया है। अगर आप ये बुक परचेज करके इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आप एक बार में ही यूजीसी नेट क्रैक कर सकते हैं। तो आपको आगे बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में भी आगे देखेंगे, लेकिन आपको बता दें ये जो बुक है आप इस तरह से देख सकते हैं। ये बुक है सुबिन शर्मा की, इस तरह से इसका चित्र है। ये वाली बुक आप परचेज करिएगा, एक ही बार में आप क्रैक कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं इसके जो पार्ट है 4 यूनिट में हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो आज का पहला देखते हैं। पहला है स्थलमंडल भू आकृति विज्ञान। अध्याय 1 में हम लोगों को पढ़ना है भौतिक भूगोल की परिभाषा, विशेष क्षेत्र तथा विकास। परिभाषा, विशेष क्षेत्र तथा विकास। अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति में क्या क्या पढ़नी है। सामान्य परिचय, वैज्ञानिक संकल्पना, कांत की वायव्य राशि परिकल्पना, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन की ज्वालीय परिकल्पना, रसेल की द्वैतारक परिकल्पना, होयल तथा लिटिलटन की परिकल्पना, ओटो स्मिथ की अंतरा तारक धूल परिकल्पना, बिग बैंग तथा स्फीति सिद्धांत, पृथ्वी की आयु, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। ये है अध्याय 2 में ये पढ़ने हैं। अध्याय 3 जो है इसमें हम लोगों को पढ़ना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ये सभी पॉइंट्स पढ़ने हैं। आंतरिक संरचना में सूचना स्रोत, पृथ्वी का रासायनिक संगठन एवं विभिन्न परतें, पृथ्वी की विभिन्न परतों की मोटाई तथा गहराई, अभिनवक। और आगे देखेंगे लेसन 4 में हमको पढ़ना है महाद्वीपीय और महासागरीय नितल की उत्पत्ति से रिलेटेड, सामान्य परिचय, लॉर्ड केल्विन का मत, लेपर्ट एवं लॉ की परिकल्पना, चतुष्फलक सिद्धांत, टेलर की महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। और अध्याय 5 में पढ़ना है भू संतुलन की परिकल्पना में। भू संतुलन में क्या पढ़नी है, सामान्य परिचय पढ़नी है इसके, भू संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन, सर जॉर्ज एरी की संकल्पना, प्राट की संकल्पना, हिस्कैनन की संकल्पना, हेफोर्ड एवं बीवी की संकल्पना, जोली की संकल्पना, आर्थर होम्स की संकल्पना भूतल एवं संतुलन की व्यवस्था। अध्याय 6 में पढ़ने हैं भू संचलन से रिलेटेड, इनका सामान्य परिचय पढ़ना है, अंतर्जाल बल पढ़ने हैं, आकस्मिक संचलन, पटल विरूपणी संचलन, वलय, भूपटल विभंग, भ्रंश, रिप्ट घाटी, बहिर्जात बल। अध्याय 7 में चट्टान से रिलेटेड पढ़नी है, सामान्य परिचय, चट्टानों का वर्गीकरण, आग्नेय शैल एवं स्थलाकृति, अवसादी शैल, रूपांतरित शैल। अध्याय 8 में मृदा से रिलेटेड पढ़नी है, मृदा का अर्थ तथा महत्व, मृदा का संगठन, मृदा की संरचना कैसे हुई, मृदा पास तथा मृदा संस्तर, मिट्टियों की उत्पत्ति की प्रक्रिया, मृदा निर्माण प्रक्रम, मृदा निर्माण के कारक, मिट्टियों का वर्गीकरण, मृदा वर्गीकरण का निष्क्रिय तंत्र, बृहद मृदा वर्गीकरण योजना, मिट्टियों की श्रेणियों एवं उपश्रेणियां। अध्याय 9 में पढ़नी है ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी से रिलेटेड अध्याय 9 में लेसन 9 में दिया गया है ज्वालामुखी क्रिया एवं ज्वालामुखी में अंतर, ज्वालामुखी से निश्चित पदार्थ, ज्वालामुखी के अंग, ज्वालामुखी का वितरण, ज्वालामुखी उद्गार के कारण क्या होते हैं, ज्वालामुखी एवं प्लेट टेक्टोनिक्स, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृति, ग्लेशियर द्वारे। अध्याय 13 में पढ़ने हैं भूकंप एवं भूकंप विज्ञान, इसके सामान्य परिचय पढ़ने हैं, भूकंप के कारण, भूकंप का वर्गीकरण, विश्व वितरण, प्रभाव, भूकंप विज्ञान तथा पृथ्वी की आंतरिक बनावट, सुनामी। 11 अध्याय में दिया गया है पर्वत एवं पर्वत निर्माण, इसके सामान्य परिचय, वर्गीकरण, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, गुंबदाकार पर्वत, संग्रहित पर्वत, मिश्रित पर्वत, भूसन्नति, कोबर का पर्वत निर्माण, भूसन्नति सिद्धांत, जेफ्रीज का तापीय समुच्चय सिद्धांत, डेली का महाद्वीपीय फिशलन सिद्धांत, होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत, जोली का रेडियो एक्टिवता सिद्धांत, प्लेट विवर्तक सिद्धांत। ये पढ़ने अध्याय जो है लेसन 12 में देखेंगे। इसमें पठार से संबंधित हमें पढ़ने हैं, सामान्य परिचय पढ़ने हैं, इसके सामान्य विशेषताएं, निर्माण तथा विकास, वर्गीकरण, अंतरा पर्वतीय पठार, गिरिपथ पठार, गुप्ताकार पठार, तटीय पठार, पठारों का आर्थिक महत्व, ये पढ़ें। आगे देखेंगे
अगला जो अध्याय है उसमें उनको पढ़ना है मैदान से रिलेटेड पढ़नी है, मैदान की सामान्य परिचय, मैदान का उद्भव विकास किस प्रकार से हुआ है, ये सब पढ़ने है। वर्गीकरण पढ़ना है, पटल विरूपण मैदान, अपरदनात्मक मैदान, निपेक्ष निक्षेप जनित मैदान, लावा मैदान, उत्तरी भारत का विशाल मैदान। अध्याय 14 में क्या पढ़ने हैं, झील से संबंधित इसके समान परिचय, वितरण, विशेषताएं, वर्गीकरण, हिमानीकृत झील, नदीकृत झील, ज्वालामुखी झील, पटल विरूपण द्वारा उत्पन्न झील, ताजे पानी की झील, खारे पानी की झील, झीलों का विलयन, ये सभी पढ़ने हैं। अध्याय 15 में पढ़ने अपक्षय, अपक्षय की परिभाषा तथा तात्पर्य पढ़ना है। नियंत्रण करने वाले कारक पढ़ने हैं, कारकों प्रकार, यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, प्राणी वर्गीय अपक्षय, अपक्षय का भौतिक प्रभाव। अध्याय 16 में पढ़ने हैं अपवर्तन चक्र, नामोन्मेष तथा बहुचक्रीय अश्लाकृति। इसमें क्या पढ़ने हैं, अपवर्तन चक्र में पढ़ने हैं सामान्य परिचय, डेविस का भौगोलिक चक्र, पेन की संकल्पना, अपवर्तन का सामान्य चक्र, अपवर्तन चक्र में व्यवधान, नमोन्मेष, बहुचक्रीय अश्लाकृति। अध्याय 17 है, अध्याय 17 में पढ़ने हैं अपवाह तंत्र तथा प्रतिरूप। अपवाह तंत्र, अपवाह प्रतिरूप में पढ़ने हैं अर्थ तथा संकल्पना, प्रमुख अपवाह तंत्र, अनुवर्ती सरिता, परवर्ती सरिता, प्रति अनुवर्ती सरिता, नवानुवर्ती सरिता, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र, पूर्वारोपित अपवाह तंत्र, अपवाह प्रतिरूप, सरिता अपहरण, जुड़वा नदी तंत्र। और अध्याय 18 में बहते हुए जल, नदी के कार्य तथा उत्पन्न अश्लाकृति पढ़ने हैं। सरिता में क्या पढ़ने हैं, सामान्य परिचय, नदी प्रवर्धन के कार्य, नदी प्रवर्धन के सिद्धांत, रूप, आधार पर परिवहन कार्य, अपवर्तन द्वारा उत्पन्न स्थल रूप, गाज, कैनियन, जलप्रपात, जलगाज की संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिका, नदी विसर्ग, प्लेन, नदी का निक्षेपण कार्य, निक्षेपण द्वारा उत्पन्न स्थल रूप, जलोत्पन्न तथा जलोढ़ शंकु, नदी डेल्टा। अध्याय 19 है भूमिगत जल की कार्य तथा उत्पन्न अश्लाकृति, काष्ठ अश्लाकृति। इसमें क्या पढ़नी है, भूमिगत जल के तात्पर्य, स्रोत, संचयन, आर्टीरियम कूप, भूमिगत जल के कार्य, प्रदर्शनात्मक कार्य, निपेक्षण कार्य, भूमिगत जल द्वारा उत्पन्न अश्लाकृति, काष्ठ अश्लाकृति, अपरदनात्मक अश्लरूप, कंदरा, गुप्तधाम कंदरा का विशिष्ट अध्ययन, निक्षेपात्मक स्थलरूप, काष्ठ प्रदेश की विशिष्ट अश्लाकृतियाँ, काष्ठ अपवर्तन चक्र, ये सभी पढ़ने हैं। अध्याय आगे देखेंगे 20 अध्याय जो है। अध्याय 20 में पढ़ने हैं सागरीय जल के कार्य तथा उत्पन्न अश्लाकृति। इसमें पढ़ने हैं सामान्य परिचय, सागरीय तट तथा किनारा, सागरीय अपवर्तन से प्रभावित करने वाली दशाएं क्या होती है, प्रदर्शनात्मक स्थलरूप, परिवहन कार्य, निपेक्ष जनित स्थलरूप, जलमग्न किनारे पर अपवर्तन चक्र, उन्मग्न किनारे पर अपवर्तन चक्र। अध्याय 21 में पढ़ने हैं पवन के कार्य तथा उत्पन्न अश्लाकृति। इसमें सामान्य परिचय पढ़ने हैं, पवन द्वारा अपवर्तनात्मक कार्य पढ़ने हैं, पवन अपवर्तन को प्रभावित करने वाली दशाएं, उष्ण एवं अर्ध-उष्ण मरु प्रदेशों के पक्षय, अपवर्तनात्मक स्थलरूप, पवन द्वारा परिवहन कार्य, पवन द्वारा निक्षेपण कार्य, बालुका स्तूप, लोयस, शुष्क प्रदेशों में प्रवर्तन चक्र, जल स्थलीय स्थलरूप, उत्खान अश्लाकृति, पेया, बजारा, पेरीमेंट। और अध्याय 22 में पढ़ने हिमनद के कार्य तथा हिमानीकृत अश्लाकृति। इसमें समान परिचय, प्रकार, पर्वत की हिमनद, हिमालय पर्वत की हिमनद, हिमनदों का गतिशील होना, किस प्रकार से गतिशील होता है, हिमनद का प्रदर्शनात्मक कार्य, पर्वतीय हिमनद या घाटी हिमनद के प्रदर्शनात्मक स्थलरूप, हिमनद का परिवहन तथा निक्षेपण कार्य, निक्षेप जनित अश्लाकृति, हिमालय जलोढ़ निक्षेप तथा अश्लाकृति, हिमकाल के कारण। और प्लीस्टोसीन हिमकाल, प्लीस्टोसीन हिमानीकरण में अश्लाकृति पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, प्लीस्टोसीन हिमकाल का वर्तमान अश्लाकृति पर प्रभाव। अध्याय 23 में जो दिया गया है उसमें पढ़ने हैं, उसका है परिहिमानी प्रकरण एवं स्थलरूप। इसमें पढ़ने हैं परिहिमानी पर्यावरण, परमाफ्रास्ट, सक्रिय सतह, परिहिमानी प्रकरण, परिहिमानी अश्लों का वर्गीकरण। और अगला जो सेकेंड यूनिट है उसमें हमको पढ़ना पड़ेगा सागर विज्ञान, जलमंडल, सागर विज्ञान। इसमें जो अध्याय दिए हुए हैं, अध्याय 24 महासागरीय न्यूटन के उच्चावच, ये पढ़ने हैं। तो आपको बता दें ये जो सागर विज्ञान की बुक आती है अलग से भी आती है, और अगर ये वाली बुक आप खरीदेंगे 4 यूनिट एक में ही मिल जाएगी, आप इसे अलग से भी परचेज कर सकते हैं। सागर विज्ञान, भूआकृति विज्ञान, ये सभी जो 4 यूनिट है सभी को अलग से भी परचेज कर सकते हैं। और इसमें जो दिया गया है सामान्य परिचय पढ़ने हैं, महाद्वीपीय मध्यतट, महाद्वीपीय मध्यढाल, गहरे सागरीय मैदान, महासागरीय गर्त, अंत सागरीय कंदरा, आंध्र महासागर का नितल उच्चावच, प्रशांत महासागर का नितल उच्चावच, हिंद महासागर का नितल उच्चावच, ये सभी पढ़ने हैं।
आगे देखेंगे 25 जो है अध्याय, 25 अध्याय में पढ़ लिया महासागरीय जल का तापमान कैसा होता है। इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा सामान्य परिचय, दैनिक तापांतर, वार्षिक तापांतर, सागरीय तापमान का वितरण, महासागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण, महासागरीय तापमान का लंबवत वितरण, महासागरीय जल का घनत्व, सागरीय जल के घनत्व के नियंत्रक कारक, घनत्व, तापमान एवं लवणता में अंतर संबंध, महासागरीय जल के घनत्व का स्तरीकरण। अध्याय 26 में लवणता से संबंधित प्रमेय, तात्पर्य, महत्व, सागरीय जल का संगठन, सागरीय लवणता के स्रोत, सागरीय लवणता के नियंत्रक कारक, सागरीय लवणता का वितरण, प्रशांत महासागर में लवणता का वितरण, अटलांटिक महासागर में लवणता का वितरण, हिंद महासागर में लवणता का वितरण, अंतर्देशीय सागरों तथा झीलों में लवणता। और अध्याय 27 में महासागरीय निक्षेप में सामान्य परिचय, महासागरीय निक्षेप के स्रोत एवं वर्गीकरण, स्थिति के आधार पर महासागरीय निक्षेप का वर्गीकरण, महासागरीय निक्षेप के सामान्य वर्गीकरण, ये पढ़ने आगे देखेंगे। 28 अध्याय है, इसमें ज्वार भाटा पढ़ना है। ज्वार तात्पर्य, ज्वार की उत्पत्ति कैसे हुई, ज्वार का समय, ज्वार के प्रकार कितने होते हैं, इसकी उत्पत्ति की परिकल्पनाएं, संतुलन सिद्धांत, प्रगामी तरंग सिद्धांत, स्थैतिक तरंग सिद्धांत, ये भी पढ़ने हैं। 29 देखेंगे महासागरीय धाराएं, इससे पढ़ने हैं। सागरीय तरंग तात्पर्य तथा संगठन, सागरीय लहरों का जन्म किस प्रकार से होता है, सागरीय तरंग के प्रकार क्या होते हैं, सिंहमंडल एवं बेहतर, महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं देखेंगे, तात्पर्य तथा प्रकार, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति, धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, आर्य महासागर की धाराएं, सार्गेसो सागर, प्रशांत महासागर की धाराएं, एल-नीनो तथा ला नीना धारा, हिंद महासागर की धाराएं, महासागरीय धाराओं के प्रभाव। अध्याय 30 है। अध्याय 30 में प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियां पढ़नी है। सामान्य परिचय, प्रवाल जंतु, प्रवाल के विकास की दशाएं क्या होती है, प्रवाल भित्ति के प्रकार कितने होते हैं, प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति कैसे हुई, डार्विन का अवतरण सिद्धांत, मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत, डेवी का हिमालय नियंत्रण सिद्धांत, डेविस की संकल्पना, प्रवाल विरंजन, ये आगे देखेंगे। अध्याय 31 है सागरीय संसाधन, ये सागरीय संसाधन में पहले प्रधानता तथा महत्व, सागरीय मंडल, महासागरीय संसाधनों का वर्गीकरण, सागरीय जीवन संसाधन, खनिज संसाधन, सागरीय ऊर्जा संसाधन, विटामिन तथा औषधि संसाधन, सागरीय संसाधनों का संरक्षण। आगे जो थर्ड यूनिट है आपका, थर्ड यूनिट में पढ़ना है वायुमंडल, जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान की भी बुक अलग से आती है, ये वाली बुक आप परचेज करेंगे सविंदर सिंह की, जो मैंने ये बताया, तो उसमें एक ही बुक में आपको मिल जाएगी। ये अब थर्ड यूनिट है वायुमंडल जलवायु विज्ञान। अध्याय 32, वायुमंडल में क्या पढ़ने हैं हमको, तात्पर्य महत्व पढ़ने हैं, संगठन, वायुमंडल की संरचना, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, तापमंडल, रासायनिक विशेषताएं। अध्याय 3 सूर्य तत्व, सौरिक स्थिरांक, सूर्य तत्व के स्रोत, सौरिक विकिरण की क्रियाविधि क्या होती है, सूर्य तत्व का वितरण, सूर्य तत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ऊष्मा ऊर्जा शुष्क विकिरण एवं क्षांशीय ऊष्मा संतरण। और अध्याय 34 में तापमान है, सामान्य तापमान, वायुमंडल का गर्म एवं ठंडा होना, तापमान का वितरण, तापमान की वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तापमान का लंबवत वितरण, तापीय प्रतिलोपन, तापमान का क्षैतिज वितरण, तापमान का प्रादेशिक वितरण, तापमान का कालिक वितरण, समविसंगत तापमान। आगे देखेंगे 35 में क्या पढ़ने हैं। अध्याय 35 वायुदाब एवं पवन संचार, वायुमंडलीय ताप में अर्थ तथा मात्रिक पढ़ने हैं, वायुदाब की पेटियां, वायुदाब की पेटियों की स्थितियों में परिवर्तन, दाब प्रवणता तथा पवन संचार, पवन दिशा तथा तत्संबंधी नियम, फेरल का नियम, वायर बैंड का नियम, हवाओं का वर्गीकरण, अस्थायी, सनातनी या गृहीय हवाएं, आयनवर्ती प्रदेश की हवाएं, डोल्टन की पेटी तथा विषुवत रेखीय पछुआ हवा, व्यवहारिक हवाएं, अच्छास तथा पछुआ हवाएं, ध्रुवीय हवाएं, हवाओं की पेटियों का खिसकाव, मंडल का त्रिकोष्ठीय देशांतरीय। आगे देखेंगे संचार, मानसून हवाएं, मानसून हवाएं, उत्पत्ति की नवीन संकल्पना, स्थलीय तथा सागरीय समीर, पर्वत तथा घाटी समीर, स्थलीय हवाएं, चिनूक, शिराको, हरमट्टान, बोरा, ब्लिजार्ड, लू, जेट स्ट्रीम, वायु संचरण तथा एल-नीनो दक्षिण दोलन। अध्याय 36 में आर्द्रता तथा वर्षा पढ़ना है, जलवाष्प तथा वाष्पीकरण, इससे रिलेटेड पढ़ने गुप्त उष्मा आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, संगठन तथा उसके रूप, वायु का ठंडा होना, एडियाबेटिक ताप का परिवर्तन, कोहरा, बादल, जल वर्षा, जल वर्षा की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्षा के प्रकार, वितरण, ये सभी पढ़ने हैं। वर्णन के सिद्धांत, जल वर्षा के प्रकार, धरातल पर जल वर्षा का वितरण, वर्षा की प्रवृत्ति, तलित झंझा। 33 वायु राशि, वायु राशि के तात्पर्य संकल्पना,
वायुराशियों की विशेषताएं, उत्पत्ति क्षेत्र, वायुराशियों का रूपांतरण, ऊष्मागतिक परिवर्तन, यांत्रिक परिवर्तन, वायुराशियों का वर्गीकरण, उत्तरी अमेरिका की वायुराशियां, एशिया की वायुराशियां, यूरोप की वायुराशियां। आगे 38 में पढ़ना है वातावरण उत्पत्ति तथा चक्रवात, वातावरण तथा वातावरण जनन, चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत, प्रति चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, टार्नेडो। अध्याय 39 है। अध्याय 39 में जलवायु का वर्गीकरण तथा जलवायु प्रदेश। इसमें क्या पढ़ने हैं? इसमें पढ़ने जलवायु वर्गीकरण के उपागम, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, थाटवेड का वर्गीकरण, त्रिवार्था का कंपोजिट वर्गीकरण, विश्व का जलवायु प्रदेश, विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, समानतुल्य जलवायु, उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तान जलवायु, उपोष्णकटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु, उसमें रूप सागरीय जलवायु, चीन तुल्य जलवायु, मध्य अक्षांशीय स्टेट जलवायु, पश्चिम यूरोप तुल्य जलवायु, सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु और टैगा तुल्य जलवायु, टुंड्रा जलवायु, ये पढ़ने। और जो 4 यूनिट है वो है बायोस्फीयर। इसकी बुक अलग आती है लेकिन इसमें एक ही है, जीवमंडल, इसको कहा जाता है बायोस्फीयर। अध्याय 40 जीवमंडल तथा उसके संगठन। इसमें पढ़ने परिभाषा तथा अवधारणा, जीवमंडल के संगठन, आजैविक संगठन, जैविक संगठन, पादप तंत्र, जंतु तंत्र, जीवमंडल के तत्वों का कार्यात्मक विभाजन। 41 अध्याय है पारिस्थितिकी तंत्र एवं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा, जीवमंडल एक तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता, पारिस्थितिकी नियम। 42 है जीवमंडल एक पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें पढ़ने पारिस्थितिकी तंत्र के संस्था में पोषण स्तर, आहार श्रृंखला तथा आहार जाल, पारिस्थितिकी पिरामिड, पारिस्थितिक तंत्र के ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों का संचार, भूजल एवं रसायन चक्र, जलीय चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, पारिस्थितिक तंत्र में समस्थिति। 43 अध्याय है पादप समुदाय। पादप समुदाय में क्या पढ़ने हैं? पादप के पढ़ने में अर्थ तथा अवधारणा, इसका वर्गीकरण, पौधों का सोपानी वर्गीकरण, वनस्पति तथा पादप समुदाय, पादप समुदाय का लगभग स्तरीकरण, जैविक अनुक्रम, समुदाय विकास परिवर्धन, प्राथमिक अनुक्रम, द्वितीयक अनुक्रम, चरम वनस्पति, पौधों का उद्भव, प्रजातियों की उत्पत्ति, पृथ्वी के पादप आवरण का उद्भव, पौधों का वितरण तथा विस्तरण, पादप वितरण, पुष्पी पौधों का वितरण, स्थलीय पादों का वितरण। 44 जंतु जगत। जंतु जगत में अवधारणा, जंतुओं का उद्भव विकास, विश्व वितरण, जंतुओं का वितरण, प्रजातीय का विरोध, स्थलीय जंतुओं का विश्व वितरण, सागरीय जंतुओं का वितरण। और अध्याय 45 है लेकिन 45 बायो जीव। बायो में परिभाषा, प्रकार, एनवर्ती, सदाबहार, वर्षा वन वायु, मानसूनी पर्णपाती वन वायु, समाना वायु, रूप सागरीय वायु, शीतोष्ण घास प्रदेश वायु, शीतोष्ण कोणधारी वन, टैगा वायु, टुंड्रा वायु, ये सभी पढ़ने हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। चारों यूनिट इस बुक में आपको मिल जाएगी, आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बुक है आपको आपका इंग्लिश ज्योग्राफी से कनेक्ट करने के लिए। आप इस बुक को ले लें। तो फिर अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।